अब हम बात करते हैं मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन की। इससे पहले भी मैंने आपको लेक्चर्स के अंदर जो है वो एंजाइम का एक्ट दिखाया कि वो कैसे सबस्ट्रेट पे एक्ट करता है, उसे कन्वर्ट करता है इनटू प्रोडक्ट। और आपने देखा होगा कि रिएक्शन जो है विदाउट द एंजाइम हेल्प कंटिन्यू और कंप्लीट नहीं होता। तो एंजाइम बेसिकली कैसे एक्ट करता है सबस्ट्रेट पे, उसको अंडरस्टैंड करने के लिए आप पहले इस इक्वेशन को देखें। वी कंसीडर सबस्ट्रेट as the reactant or the molecule that we needed to be converted into the product। और एंजाइम को हम लोग E से डिनोट करते हैं। जैसे ही सबस्ट्रेट एंजाइम के साथ आएगा, वो उसके साथ आके अटैच हो जाएगा और वो कन्वर्ट कर देगा एक कॉम्प्लेक्स में विच इज नॉन एज एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। ये एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स एक ट्रांजिशनल फॉर्म होगी और ये फर्दर कन्वर्ट हो जाएगा इनटू एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स, और फिर उसके बाद ये कन्वर्ट होगा इनटू प्रोडक्ट प्लस एंजाइम। यानी पहले आपका एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनेगा, वो कॉम्प्लेक्स कन्वर्ट होगा इनटू एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स, एंड देन फाइनली आपको जो है वो आपकी रिक्वायर्ड प्रोडक्ट मिलेगी। इस मैकेनिज्म को एक्सप्लेन करने के लिए साइंटिस्ट ने बहुत सारे मॉडल्स जो हैं वो प्रेजेंट किए। इनमें से जो सबसे फेमस मॉडल्स हैं वो दो हैं, लॉक एंड की मॉडल और इंड्यूस फिट मॉडल। लॉक एंड की मॉडल जो है वो आपके एमएल फिशर ने 1894 के अंदर जो है वो प्रपोज किया था। अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल द शेप ऑफ द एंजाइम इज रिजिड एंड इट हैज अ डेफिनेट शेप। जैसे एक लॉक सिर्फ एक ही चाबी से ओपन होता है, बिल्कुल इसी तरह एक एंजाइम भी सिर्फ एक ही सबस्ट्रेट को कन्वर्ट कर सकता है इनटू द प्रोडक्ट। बिल्कुल इसी तरह एवरी एंजाइम एक्शन इज कम्प्लीमेंटरी टू द शेप ऑफ द सबस्ट्रेट, विच मीन कि एंजाइम कैन ओनली catalyze a specific reaction। इनको हम नॉन रेगुलेटरी एंजाइम भी कहते हैं, यानी ऐसे एंजाइम जो कि सिर्फ एक ही टाइप ऑफ सबस्ट्रेट के ऊपर काम करते हैं। और इसके जो है वो नंबर बहुत थोड़े हैं, यानी कि ऐसे एंजाइम्स जो होते हैं वो बहुत थोड़े होते हैं जो कि सिर्फ एक ही सबस्ट्रेट के ऊपर जो होता है वो काम कर रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल यूरिया प्लस वाटर कन्वर्ट होता है इनटू अमोनिया एंड कार्बन डाइऑक्साइड, और इसको जो कैटालाइज कर रहा है वो कर रहा है यूरिएज। अब ये यूरिएज एंजाइम यूरिया और वाटर के अलावा किसी और एंजाइम के ऊपर या किसी और सबस्ट्रेट के ऊपर एक्ट नहीं करेगा। सो दैट्स वाई हम यूरिएज एंजाइम को नॉन रेगुलेटरी एंजाइम जो है वो कहते हैं। इस मॉडल के अंदर, लॉक एंड की मॉडल के अंदर एक खराबी ये थी कि ये सारे एंजाइम्स की वर्किंग को एक्सप्लेन नहीं कर रहा था। सो 1959 के अंदर कॉशलैंड ने एक और मॉडल प्रपोज किया जिसको हम इंड्यूस फिट मॉडल कहते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल द एक्टिव साइड ऑफ एन एंजाइम इज फ्लेक्सिबल and it is modified as the substrate interact with it। इस मॉडल को एक्सप्लेन करने के लिए इस डायग्राम को देखते हैं। आप देख सकते हैं कि सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल ने इंड्यूस किया है स्लाइट चेंज इन द शेप ऑफ द एक्टिव साइड, ताकि मॉलिक्यूल जो है वो एक्टिव साइड के साथ परफेक्टली अटैच हो जाए। ये फ्लेक्सिबिलिटी एक्टिव साइड की अलाउ करती है कि ये एंजाइम मोर देन वन टाइप ऑफ रिलेटेड रिएक्शंस को कैरी आउट कर सकें। इन एंजाइम्स को हम रेगुलेटरी एंजाइम कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक एंजाइम है दैट इज कॉल्ड द कार्बोनिक एनहाइड्रेज। कार्बोनिक एनहाइड्रेज हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन को भी बाइंड करे, उसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड और बाइकार्बोनेट की कंसंट्रेशन को भी जो है वो मेंटेन करे। इस एंजाइम को हम एलोस्टेरिक एंजाइम्स भी कहते हैं।
अब हम बात करते हैं एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन की। इन द केमिस्ट्री आपने स्टडी किया होगा कि हर रिएक्शन को कैरी आउट करने के लिए स्पेसिफिक एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। वो एनर्जी आपके रिएक्टर्स को अलाउ करती है कि वो कन्वर्ट हो इनटू प्रोडक्ट। इस एनर्जी को हम एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन कहते हैं। आपको डायग्राम में नज़र आ रहा होगा कि रिएक्टेंट जो हैं उनको एक सर्टेन लेवल ऑफ एनर्जी मिलती है जिसको हम C से डिनोट करते हैं, और ये एनर्जी जो है ये रिएक्टेंट्स को कन्वर्ट करवा रही है इनटू द प्रोडक्ट। अगर ये एनर्जी अवेलेबल ना हो तो रिएक्टेंट जो है वो प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट नहीं होंगे और रिएक्शन फर्दर कैरी आउट प्रोसीड नहीं हो सकेगा। तो अब ह्यूमंस बॉडी के अंदर इतनी एनर्जी कहाँ से आती है? आपको पता है कि जितने भी ह्यूमंस हैं या जितने भी लिविंग थिंग्स हैं, दे ऑल वर्क एट अ कांस्टेंट नॉर्मल टेम्परेचर, और हर रिएक्शन का अपना नॉर्मल टेम्परेचर चेंज होगा। कोई रिएक्शन 25 पे हो रहा होगा, कोई रिएक्शन 45 पे हो रहा होगा। तो इतने एनर्जी डाइवर्सिटी को आपकी बॉडी जो है वो सस्टेन नहीं कर सकती या कोई भी लिविंग थिंग बर्दाश्त नहीं कर सकता, क्योंकि इन कंडीशंस में आपके मसल्स और आपके जो प्रोटीन्स है वो डीजेनरेट हो जाते हैं। दैट्स वाई हम लोग एंजाइम्स को यूज़ करते हैं। एंजाइम्स किसी भी रिएक्टेंट की एक्टिवेशन एनर्जी को डिक्रीज कर देते हैं और नॉर्मल लेवल पे ले आते हैं, ताकि रिएक्शन जो है वो तेज़ी से हो जाए और रिएक्शन को प्रोसीड करने के लिए हमें एक्स्ट्रा एनर्जी नहीं देनी पड़े। आपको डायग्राम में भी नज़र आ रहा होगा कि जो एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन है विदाउट द एंजाइम दैट इज़ मच हायर देन द एक्टिवेशन एनर्जी विद द एंजाइम, और यही एनर्जी को कम करने की वजह से हम लोग एंजाइम्स यूज़ करते हैं for every reaction of our body and also of the body of the living things.